नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज की सबसे बड़ी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विकास दुबे के पिछले 7 दिन का पूरा कच्चा चिट्ठा न्यूज 24 के हाथों में आ गया है। न्यूज 24 आपको बताएगा कि विकास कब, कहां और कैसे पहुंचा, क्योंकि 7 दिन से वो पुलिस को चकमा दे रहा था। हालांकि विकास के कुछ गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़े, कुछ का एनकाउंटर हो गया, लेकिन विकास पुलिस की पकड़ से दूर था। और आज विकास के गिरफ्तारी की खबर आई, यूपी से नहीं, एमपी से, उज्जैन से उसको पकड़ा गया। लेकिन उसके गिरफ्तारी को लेकर के भी बहुत तरह के सवाल हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कानपुर से कांड करके भागा विकास दुबे, इतने दिनों तक पुलिस को चकमा कैसे देता रहा? वो कब भागा, कैसे भागा, किसका सहारा उसने लिया, किन किन जगहों से गुजरा, यह पूरी कहानी आज आपको न्यूज 24 बताएगा एक्सक्लूसिव खुलासे में कि कैसे विकास दुबे बिकरू से भागा। 2 दिन तक वो कानपुर के शिविले में छिपा हुआ था विकास। अभी उसकी पूरी कहानी समझिए कि 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद वो कैसे वहां से भागा। उसके बाद वहां से वो दिल्ली आता है, उसके साथी, उसके कुछ दोस्त, उसके गुर्गे उसकी मदद करते हैं। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुकेश, सवाल यह है कि 7 दिन तक जो विकास पुलिस को चकमा देता रहा, 7 दिन तक वो कैसे कैसे कई स्टेट को पार करके पहुंचा, बस के जरिए गया, कई जगह खबरें आई कि उसने गाड़ी तक हायर की, कैसे ये उज्जैन तक पहुंचा? सुकेश, मैं बता देता हूं आपको, मैं सिलसिलेवार तरीके से न्यूज 24 के दर्शकों को बता देता हूं कि जिस दिन यह घटना हुई है, 2 तारीख की यह घटना है, 2 जुलाई की, 3 जुलाई को वो कहां था, 4 को वो कहां था, 5 को वो कहां था, 6 को वो कहां था, उसको पूरी पुलिस ढूंढ रही थी। लेकिन वो कैसे बचता बचाता पहले फरीदाबाद पहुंचता है और फिर उज्जैन पहुंचता है, इसकी पूरी तहकीकात हम लोगों ने की है और पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता देता हूं। सुन लीजिए और दर्शकों को मुझे लगता है वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि कैसे आखिर वो बचता रहा। 2 तारीख की यह घटना है। 3 तारीख की सुबह करीब 3 बजे के आसपास ये एक जगह पे पहुंचता है, कानपुर की एक जगह पे, और वहां से अपने एक दोस्त को फोन करता है। उस दोस्त का नाम है शुभम पाल। इसने शुभम पाल को फोन किया कि अपनी मारुति इको लेकर यहां पहुंचो। मारुति इको लेकर इसका दोस्त पहुंचता है और ये 3 लोग थे, अमर दुबे, कार्तिकेय शर्मा, कार्तिकेय मिश्रा और विकास दुबे। ये तीनों उस मारुति इको में सवार होते हैं। सवार होने के बाद ये उसके घर पहुंचते हैं करीब 6 बजे के आसपास। शुभम पाल इसका पहला मददगार था, इसका पुराना साथी था। शुभम पाल को फिर से बता रहा हूं, शुभम पाल को इसने फोन किया, गाड़ी लेकर पहुंचो। करीब 3 बजे सुबह की घटना है। वो पहुंचता है और उसके घर पहुंच जाता है, ये तीनों बैठ के गाड़ी में, करीब 6 बजे के आसपास। ये 3 तारीख को वहां रहता है, ये 4 तारीख को भी वहीं रहता है। ये यूट्यूब पे, अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए पूरी खबरों पर नजर रखता है कि मेरे बारे में क्या खबर चल रही है, मुझे कहां बताया जा रहा है, क्या क्या हलचल है यूपी पुलिस की, क्या बाहर की पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है क्या। ये पूरी घटना पे, बहुत शातिर आदमी था, पूरी घटना पे नजर बनाए हुए था। उसके बाद 4 तारीख को जब इसे लगता है कि अब यहां से निकल जाना चाहिए, पुलिस की दबिश बढ़ने लगी थी, तो 4 तारीख को शुभम पाल अपने अकाउंट से एक जालौन चौराहा है वहां पे आता है और अपने अकाउंट से एक बस में, सवारी बस है, सिंपल बस है, उसमें शुभम पाल इन तीनों का टिकट बुक कराता है। स्लीपर बस जिसको कहते हैं, ये स्लीपर बस में बैठता है दिल्ली के लिए। स्लीपर बस में बैठकर 4 तारीख की रात में ये स्लीपर बस में बैठता है। 5 की सुबह ये पहुंचता है दिल्ली के आनंद विहार। आनंद विहार में वहां फ्रेश होता है, ये किसी सुलभ शौचालय में जाता है, वहां फ्रेश होता है। ये तीनों वहां से निकलते हैं, फिर से आनंद विहार पहुंचते हैं। आनंद विहार में ये बस लेते हैं, बस लेकर फरीदाबाद, बस लेते हैं फरीदाबाद का। इसका अगला ठिकाना फरीदाबाद होना था। चूंकि सेफ रहना था, साथ में कुछ असलहा भी था, इसलिए इसने बस का इस्तेमाल किया जहां पे शायद पकड़े जाने का खतरा कम था। तो ये बस में बैठते हैं, तीनों पहुंचते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद पहुंचने के बाद जो अभी श्रवण मिश्रा और अंकुर मिश्रा जो हिरासत में है पुलिस के, उनके घर पहुंचता है। ये उनका पहले से जानकार था, रिश्तेदार भी था। वहां पहुंचने के बाद दरअसल ये एक व्यक्ति को तलाश रहा था जो रोहिणी में रहता है। 2001 में, आपको बता दूं, 2001 में जब इसने एक हत्या की थी बीजेपी नेता की, तब भी यहीं आकर रुका था। ये इसने शरण ली थी। उस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है रवि पांडे। लेकिन चूंकि अपना मोबाइल इसने फेंक दिया था, इसलिए उसके पास नंबर
नंबर नहीं था, यह मोबाइल से ट्रेस हो जाता, इस बात की आशंका थी, इस बात का डर था, इसलिए कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो इसके पास कोई नंबर नहीं था रवि पांडे का। इसे सिर्फ 2 लोकेशन याद था कि एक पंछी पेठा वहां मिलता था और एक मारुति वर्कशॉप रोहिणी सेक्टर 1 में। तो ये आसपास, ये अंकुर मिश्रा के साथ बाइक पर सवार होता है फरीदाबाद से, बाइक पे सवार होने के बाद ये रोहिणी ले चलने के लिए कहता है। ये दोनों रोहिणी जाते हैं, रोहिणी में पंछी पेटा और मारुति वर्कशॉप सेक्टर 1 के आसपास ढूंढते रहते हैं। रवि पांडे का घर इसे नहीं मिलता है, तो बहुत ढूंढने के बाद जहां ये रुकना चाहता था वहां नहीं रुक पाता है, वापस आ जाता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में वापस आने के बाद इस दौरान एक ओयो रूम में इसकी बुकिंग होती है, किसी तरीके से इसको ओयो रूम मिलता है और रात के करीब 10 बजे अमर पांडे और माफ कीजिएगा अमर दुबे और विकास दुबे, ये दोनों ओयो रूम में जाते हैं, उस होटल में जाते हैं और रात के करीब 10 बजे वहां जाने के बाद करीब 1:30 बजे आसपास, रात में 1:30 बजे अमर दुबे वहां से निकल जाता है। उसे इस बात की आशंका होती है कि मैं इसके चक्कर में मैं भी मारा जाऊंगा, साथ रहना ठीक नहीं है। वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। अब वहां पे सिर्फ विकास दुबे बचा था। विकास दुबे को भी अंदेशा होता है कि यहां रुकना शायद सेफ नहीं है, तो वो सवेरे 1:30 बजे पुलिस की रेड होती है। उसके ठीक पहले अब क्या कोई इन्फॉर्मर था जो उसे इन्फॉर्म कर रहा था? हालांकि उसके पास फोन नहीं था, उसके पास फोन नहीं था, उसको इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता था। उसे शायद इस बात का हंच था, आशंका थी, डर था। तो वहां से वो एक ऑटो से निकल जाता है, वो आता है दिल्ली, दिल्ली से बस लेता है और बस लेकर वो उज्जैन पहुंच जाता है। ये पूरी कहानी 2 तारीख से लेकर अभी तक की पूरी कहानी है, जिसमें ये यूपी पुलिस को मात देता है, जिसमें ये दिल्ली में रहता है, दिल्ली पुलिस भी इसको नहीं पकड़ पाती, नहीं इसको लोकेट कर पाती है। उसके बाद ये हरियाणा पहुंचता है, फरीदाबाद, वहां फिर लोकेट नहीं हो पाता। उसके बाद ये फिर रोहिणी आता है एक बार फिर से, और रोहिणी में काफी समय तक घूमता है अपने एक सहयोगी के साथ, वहां भी नहीं पकड़ा जाता। उसके बाद ये फिर वापस जाता है फरीदाबाद, फरीदाबाद में फिर लोकेट नहीं किया जाता और अगले दिन फिर ये बस से निकल जाता है उज्जैन। और उज्जैन में भी जिस तरीके से उसने उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी कम सरेंडर लगता है। तो ये 7 दिन की पूरी कहानी है विकास दुबे की कि कैसे वो बचकर निकलता है। सुकेश, आपने बहुत अच्छे तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बताया कि 2 तारीख से लेकर के ये 7 दिन तक ये किस तरीके से चकमा देता रहा। लेकिन कई सारे सवाल होंगे जो दर्शकों के भी मन में होंगे कि ये कानपुर में के बिकरू गांव में ये हत्याकांड को अंजाम देता है, उसके बाद वो 2 तारीख की रात को रहता है, 3 तारीख की रात को भी रहता है शिवली, जो कि नगर पंचायत है कानपुर देहात का, वहीं छिप कर रहता है। 4 तारीख की रात को वो वहां से निकलता है दिल्ली आने के लिए। यानी कि इस कांड के लगभग 2.5 दिन तक वो यूपी की सरहद में रहता है और यूपी पुलिस इस दौरान कहती है कि हमारी 50 टीमें इसको खोज रही हैं, हर नाके पर खोज रही है और बस के जरिए आसानी से आ जाता है। जी बिल्कुल, यही तो पहला जो एक्सरसाइज होना चाहिए कि जहां पे ये घटना हुई उसके आसपास के इलाके को सील किया जाना चाहिए था। हाँ। तुरंत सील किया जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ, क्योंकि वो वहां से बचकर निकल जाता है। हाँ। वहां से बचकर निकल जाता है, अपने एक दोस्त को बुलाता है, उसकी गाड़ी से उसके घर पहुंच जाता है। 2 दिनों तक पुलिस इसे ढूंढ रही थी और ये पुलिस का मूवमेंट ट्रेस कर रहा था। ये यूट्यूब पे, अखबारों में, टेलीविजन पे लगातार ये देख रहा था, क्योंकि अखबारों में और चैनल पे और यूट्यूब पे जहां भी इसकी नजर जा रही थी, ये अपने बारे में खबर पड़ रहा था कि मुझे ढूंढा जा रहा है। तो पुलिस पे निगाह इसने बनाकर रखा था। पुलिस ने कितना निगाह बनाया वो तो सबकी निगाह में है कि पुलिस ने इसके साथ क्या किया, पुलिस ने कितनी सख्ती बरती, पुलिस कितनी कामयाब हुई, वहां से निकल पाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद ये कानपुर की सरहद से निकल पाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद ये औरैया क्रॉस कर लेता है। उसके बाद ये दिल्ली पहुंच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस पे कि आखिर इतनी मूवमेंट होती रही और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। क्या उसके मुखबिर अभी भी काम पे थे? क्या अभी भी वो टच में था, या फिर वो इतना स्मार्ट था कि आउटस्मार्ट कर रहा था सारी पुलिस डिपार्टमेंट? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसने फोन उसी दिन फेंक दिया था, मतलब अपने पास इसने फोन नहीं रखा था, लेकिन फिर भी पुलिस के हर मूवमेंट की खबर इस तक पहुंच रही थी। सुकेश, आप हमारे साथ बने रहे। तो इस विकास दुबे की ये जो पूरी 7 दिन की कहानी है, ये पूरा एक्सक्लूसिव खुलासा न्यूज़ 24 आपके सामने कर रहा है, ताकि आप समझ सकें कि आखिर इस 7 दिन में क्या क्या हुआ, उसकी मूवमेंट क्या थी। पुलिस की मूवमेंट तो आप लगातार मीडिया चैनलों में देख रहे हैं, लेकिन यह विकास दुबे की मूवमेंट 2 तारीख को सत्याकांड के बाद क्या क्या थी, एक एक मूवमेंट हम आप तक बता रहे हैं। कानपुर शूटआउट के बाद विकास दुबे ने अपने दोस्त करीबी शुभम पाल को फोन किया। अपने रिश्ते में अमर दुबे और एक दोस्त के साथ कानपुर से इको वैन के जरिए वो शिवली पहुंचा। इनसे कहा था कि कोई गाड़ी मुझे मुहैया कराओ। इसके बाद वो अपने 2 साथियों के साथ
बस से, उसमें उसका साथी अमर दुबे भी था। बस से दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचा। यहां पर वो बस स्टैंड पर गया, यहां पर वो फ्रेश हुए। उसके बाद तीनों फरीदाबाद के लिए निकल गए। कैसे? बस के जरिए। आनंद विहार बस अड्डे से बस के जरिए ये तीनों, यानी कि विकास दुबे के साथ अमर दुबे और उसका एक और साथी, गैंगस्टर विकास दुबे फरीदाबाद में अपने रिश्तेदार, उसके रिश्ते में लगता है श्रवण, उसके घर पर गया, जिसकी खबर कल आपको न्यूज़ 24 ने पूरी दिखाई थी। वो गली, मोहल्ला, वो मकान, सब कुछ हमने दिखाया था। इसके बाद वहां से वो श्रवण के बेटे अंकुर के साथ रोहिणी बाइक पर गया। अब सोचिए कि बाइक पर जा रहा है, आराम से बैठकर, दिल्ली में है वो। रोहिणी में उसका रिश्तेदार रहता था, लेकिन रिश्तेदार का नंबर ना होने की वजह से उसने काफी देर तक रिश्तेदार का घर ढूंढा, उसको नहीं मिला। जब रिश्तेदार का घर नहीं मिला तो फिर अंकुर के साथ वो वापस फरीदाबाद आ गया। वरना अगर उसे रोहिणी में अपने रिश्तेदार का वो घर मिल जाता तो शायद वो उसका अगला ठिकाना वहीं होता। चूंकि घर नहीं मिला तो उसके लिए वापस आना जरूरी था। वापस वो फरीदाबाद आ गया। फरीदाबाद में विकास एक होटल में रुका, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज कल सामने आई थी कि विकास दुबे होटल के रिसेप्शन काउंटर पे खड़ा हुआ है। उसके साथ अमर दुबे भी था, वो अमर दुबे जिसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया हमीरपुर में। लेकिन रात में अमर दुबे वहां से फरार हो गया और सुबह हमीरपुर में उसका एनकाउंटर हो गया, क्योंकि वहां पर अमर दुबे को यह लग रहा था कि अगर वो विकास दुबे के साथ रहेगा तो शायद वो भी मारा जाएगा, और इसी वजह से उसने अपना ठिकाना बदल दिया। विकास दुबे वहीं रह गया फरीदाबाद में, अमर दुबे वहां से निकल करके हमीरपुर भागा। गैंगस्टर विकास दुबे को भी शक हुआ तो वो होटल से निकल गया। उसे भी ऐसा लगा कि शायद पुलिस इस लोकेशन को ट्रेस कर सकती है। उसने तुरंत अपना वहां से ठिकाना बदला। उसके बाद वो वहां से सीधे एमपी उज्जैन भागा। हमारे साथ सुकेश रंजन लगातार बने हुए। सुकेश, एक बात तो साफ है कि उसे फोन उसके पास नहीं था, लेकिन पल पल की जानकारी उस तक मिल रही थी। लेकिन उज्जैन में ऐसा क्या हुआ सुकेश कि यहां उसका नेटवर्क जो है वो काम करना बंद कर दिया और वो पकड़ में आ गया? नहीं, उज्जैन तो वो अकेला गया था, तो वहां वो नेटवर्क स्टैब्लिश कर पाता इसके पहले, और मुझे लगता है वो सरेंडर करना चाहता था। जिस तरीके से उसने अपने आप को पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है, वो वहां बचना चाहता था। वो पुलिस के सामने सरेंडर होकर अपनी एनकाउंटर को प्रेम्प्ट कर रहा था। वो उसे मालूम था कि अगर मैं यूपी में देख लिया गया, यूपी पुलिस के हाथ तत्ते चढ़ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो वो एक सेफ एग्जिट ढूंढ रहा था, इसलिए वो उज्जैन पहुंचता है। वो हर जगह इसी की तलाश में था। आप 2 दिन से यह खबर चल रही थी कि वो दिल्ली में सरेंडर कर सकता है, वो दिल्ली में सरेंडर कर सकता है। वो सरेंडर करने की उसकी जो मंशा थी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि 8 पुलिस वालों की जघन्य हत्या के बाद पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार इसको तलाश रही थी, इसको ढूंढ रही थी। बहुत ज्यादा प्रेशर था, वो बहुत ज्यादा दबाव में थी, पुलिस भी, सरकार भी। योगी आदित्यनाथ लगातार संपर्क बनाए हुए थे तमाम लोगों से, तमाम आला अधिकारियों से कि आखिर इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल रही है। उसे इस बात का अंदेशा था कि अगर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो मार दिया जाऊंगा। तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल जो बार बार हम उठा रहे हैं कि कानपुर से निकलकर, पहले कानपुर से निकलता है, फिर पूरे उत्तर प्रदेश से निकलता है, फिर दिल्ली पहुंचता है, फिर हरियाणा पहुंचता है, फिर दिल्ली आता है, फिर हरियाणा वापस लौटता है, फिर वो उज्जैन तक पहुंच जाता है बस से ट्रैवल करते हुए। इस बीच उसको कोई भी इंटरसेप्ट नहीं करता, उसको रोका नहीं जाता। और मेरी जो जानकारी है, उसके पास 4 हथियार थे, 2 लूटे हुए, 2 mm के पिस्टल उसके पास था जो बरामद हुआ है पुलिस को, और 2 देसी 9 mm का पिस्टल था जो बरामद हुआ है। तो उसके पास हथियार नहीं था ऐसा बताया जा रहा है। विकास दुबे बिना हथियार के, वो सेफ बिल्कुल आम आदमी की तरह घूम रहा था ताकि उस पर कोई शक न करे। वो वहां से जब निकलता है कानपुर से तो उसके पास हथियार होता है, जो हथियार उसने पुलिस वालों से ही लूटा था 2 तारीख की रात को जब ये घटना हुई थी। तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ी टिप्पणी है पूरे प्रशासन पे, पूरी सरकार पे, पूरी व्यवस्था पे, पूरी पुलिस पे कि आखिर 7 दिनों तक वो चकमा देता रहा, और चकमा कानपुर के आसपास ही देता रहा। 2 दिन तो कानपुर के आसपास ही था, शिवली में ही था 2 दिन तक। वो पुलिस क्या नजर बनाती वो। चलिए सुकेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में 2 वकीलों से पूछताछ हो रही है। विकास को सरेंडर करवाने की तैयारी कर रहे थे ये वकील। ये देखिए, इस वक्त इसी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। 2 वकीलों से पूछताछ कर रही है पुलिस। यानी कि विकास ने पहले से वहां के वकीलों से बात किया हुआ था कि यहां मुझे आप सरेंडर करवा दो, तो उसमें कोर्ट प्रोसीजर के लिए 2 वकीलों के संपर्क में था।
वकीलों से लगातार वो बातचीत कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो वहां सरेंडर कर पाता मध्य प्रदेश में, इससे पहले ही वो पुलिस की पकड़ में आ गया। उज्जैन में, माफ कीजिएगा, उज्जैन में जहां से वो पकड़ा गया है, वहीं पर वो 2 वकीलों के संपर्क में था। अब उन वकीलों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर विकास ने उनसे संपर्क कैसे किया, कितने दिनों से वो बातचीत कर रहे थे, कहां टिका था, कहां छिपा था विकास दुबे, क्योंकि आज सुबह ही विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर आई और जिस वक्त पुलिस ने इसे पकड़ा, वो बार बार कह रहा था मैं विकास दुबे कानपुर वाला। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं ही विकास दुबे हूं जिसे पुलिस ने पकड़ा है। हमारे साथ विपिन श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं। विपिन, ये वकीलों से पूछताछ में क्या बातें निकलकर सामने आई है, कब से संपर्क में था वकीलों के साथ? देखिए, अभी ये पूछताछ अभी है कि जिन वकील, असल में हुआ क्या कि जो महाकाल मंदिर का परिसर, उसके बाहर जो गाड़ी खड़ी मिली वो यूपी की थी और जो 32 नंबर है, हाँ, ये लखनऊ का है। तो इस हिसाब से पुलिस को लगा कि ये गाड़ी कहीं ना कहीं इसमें भी वो कुछ लोग आए होंगे जो कि विकास दुबे के संपर्क में है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई कि विकास अकेला था या उसके कौन कौन थे। संदिग्ध के तौर पर, एक शक की बिना पर इस गाड़ी में सवार 2 जो लोग हैं, वकील हैं, उनको पुलिस ने उसकी गाड़ी को लेकर देवास गेट थाना जो है यहाँ पर लेके आई और उनसे पूरा पूछताछ अभी पुलिस कर ही रही है कि आखिरकार यहाँ महाकाल मंदिर में क्यों आए थे, किसके साथ आए थे और क्या उनका विकास दुबे से उनका क्या कनेक्शन है। ये तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर इसका कोई ये नहीं बताया गया है कि उसके साथ ही थे। दूसरी बड़ी बात है कि अब से जब जो गेट पर जो प्रसाद काउंटर है, वहां पर जो चश्मदीद है, जिन्होंने सबसे पहले 8:30 बजे के आसपास विकास दुबे जब मंदिर प्रांगण में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त विकास ने कहा था कि वो अपना बैग कहाँ रखें, तो पूछा था। तब उसका ये कहना है कि विकास को जब गिरफ्तार किया गया था, जब जो सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ, उन्होंने इसको पकड़ा था मंदिर परिसर में, तब विकास का ये उनका कहना है कि विकास आवाज दे रहे थे कि बिट्टू भैया या बिट्टू भैया करके जो नाम ले रहे थे बार बार, और हाँ, इससे लग रहा था कि विकास के साथ शायद कोई बाहर ऐसा व्यक्ति हो जिसका नाम बिट्टू हो। तो ये बड़ा एक क्लू कहा जा सकता है। और जो कि यानी विकास भले ही वहां पर अकेला दिख रहा हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा था जो विकास की वहां पर मदद कर रहा था और विकास की प्लानिंग थी, उसकी तैयारी थी कि किसी तरीके से वो उज्जैन में सरेंडर कर दे। हमारे साथ सुकेश रंजन और लखनऊ से अशोक तिवारी भी बने हुए हैं। पूरी पड़ताल करेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिर उज्जैन वो पहुंचा तो किसकी मदद से पहुंचा, वहां पर उसकी प्लानिंग थी, अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब वो यूपी पुलिस की कस्टडी में आएगा। आगे क्या होगा, उसके साथ क्या पूछताछ होगी, क्योंकि ये छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि इसके तार कई पॉलिटिकल पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं विकास दुबे से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर। विकास दुबे कैसे कानपुर से भागा, कैसे उज्जैन तक पहुंचा और वहां पर उज्जैन में कौन उसकी मदद कर रहा था, कैसे वो वकीलों के संपर्क में था। 2 वकीलों से पूछताछ चल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विकास दुबे वहां पर सरेंडर करने की जुगत में भिड़ा हुआ था। हमारे साथ अशोक तिवारी इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अशोक, ये उज्जैन में जाकर सरेंडर करना चाह रहा था, अब खैर पकड़ा गया है, यूपी पुलिस पहुंच चुकी है, किस तरह की खबरें आ रही हैं क्या, क्योंकि अब उसको रिमांड पर लेना है? देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से पूरी एक टीम उज्जैन भेजी गई है, जहां पर वो उज्जैन के पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार जब कल उसकी लोकेशन फरीदाबाद बताई जा रही थी, तो अचानक वो उज्जैन कैसे पहुंच गया, और आज सुबह सुबह जब वो थाने में पहुंचा और वहां पर उसने, ये खबर इस तरह की भी आ रही है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उसने आत्मसमर्पण किया है। हालांकि इस बारे में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का ये कहना है कि ये अभी जांच का विषय है कि उसने आत्मसमर्पण किया या उसकी गिरफ्तारी की गई। ये बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब उनसे लिए जाने हैं। लेकिन सबसे पहले जो विधिक प्रक्रिया है, चूंकि उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उस विधिक प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। पहले उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद ट्रांजिट रिमांड की डिमांड की जाएगी और उसके बाद रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। तो ठीक पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद उन तमाम सारे सवालों के जवाब भी लेने होंगे जो अभी भी अनसुलझे हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिरकार उसने पुलिस कर्मियों पर गोली क्यों चलाई। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार उसे इस बात की जानकारी पहले किन किन पुलिस कर्मियों ने दी कि पुलिस की टीम उसके यहां दबिश मारने आ रही है। और तीसरे सबसे बड़ा सवाल कि वो आखिरकार कानपुर की सीमा छोड़िए, उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़िए,
फरीदाबाद से होता हुआ उज्जैन तक कैसे पहुंच गया, कौन कौन लोग उसके मददगार थे, चाहे पुलिस महकमे में या। चलिए अशोक, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं, इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने। तो आखिरकार 7 दिनों के बाद विकास दुबे पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह गिरफ्तारी है या फिर विकास दुबे ने सरेंडर किया है। यूपी पुलिस उज्जैन पहुंचने वाली है, उसके बाद यूपी पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस से विकास दुबे को रिमांड पर लेगी, उससे पूछताछ होगी। इस दौरान पुलिस ने कहा कि वो इस बात की भी जांच करेगी आखिर कैसे वो फरीदाबाद से उज्जैन भागने में सफल रहा। और वहां उज्जैन में कुछ वकीलों से पूछताछ हो रही है। कहा यह जा रहा है कि वो वहां सरेंडर करने की जुगत भिड़ा रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो पकड़ में आ गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।